हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जो है नेक्स्ट टॉपिक जो है इस चैप्टर का स्टार्ट करेंगे कैटालिसिस। जैसा कि इस साल आपने देखा कि आपका सिलेबस रिड्यूस भी हुआ है, तो इसमें कैटालिसिस दिया गया, तो हम कैटालिसिस के बारे में स्टार्ट करते हैं और कैटालिसिस क्या होता है इसको हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। कैटालिसिस कैटालिसिस समझने से पहले आपको कैटलिस्ट समझना है। कैटलिस्ट आपको मालूम है कि कुछ सब्सटेंस के लिए कैटलिस्ट टर्म जो है उसका सबसे पहले जो इस्तेमाल किया था वो बर्जीलियस जी थे। बर्जीलियस 1930, कहीं कहीं 35 दिया, कहीं कहीं 36 दिया है। 1936 में जो है इन्होंने टर्म कैटलिस्ट आर यूज्ड फॉर सब्सटेंस। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि कैटलिस्ट को के बारे में सबसे पहली इंफॉर्मेशन किसने दिया था, तो वो बर्जीलियस जी थे। ठीक है, बर्जीलियस जी ने क्या बताया, इन्होंने कहा कि कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो किसी भी रिएक्शन मिक्सचर में आप इंट्रोड्यूस करते हैं, तो वह सब्सटेंस उस रिएक्शन की एक्टिविटी को इनहेंस कर देता है। मतलब घटाना और बढ़ाना दोनों हम लोग ऑब्जर्व करेंगे, लेकिन अभी बढ़ाने की बात करते हैं। रिएक्शन की एक्टिविटी यानी रिएक्शन की स्पीड को इनहेंस कर देता है। उस सब्सटेंस को हम लोग क्या कहते हैं, कैटलिस्ट कहते हैं। और कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होने वाले प्रोसेस को हम लोग कैटालिसिस कहते हैं। यानी द प्रोसेस विच कैरीड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट आर कॉल्ड कैटालिसिस। और कैटलिस्ट वर्ड का सबसे पहले इस्तेमाल किसने किया था, बर्जीलियस जी ने इस्तेमाल किया था। और इन्होंने सिर्फ यही कहा कि कोई भी फॉरेन मटेरियल का मतलब बाहर से कोई भी फॉरेन मटेरियल किसी रिएक्शन मिक्सचर में आप ऐड करते हैं, और रिएक्शन मिक्सचर में ऐड करने के बाद अगर वो फॉरेन मटेरियल क्या करे, उस फॉरेन मटेरियल जो है वो क्या करे, रिएक्शन की स्पीड को बूस्ट कर दे, रिएक्शन की स्पीड को बूस्ट अप कर देता है, तो उस फॉरेन मटेरियल को आपने नाम क्या दिया, कैटलिस्ट दिया। तो डेफिनेशन देखिए, ए सब्सटेंस that can influence the rate of chemical reaction, a substance that can influence the rate of chemical reaction आप जानते हैं इसकी एक खासियत ये भी होती है, ये रिएक्शन में कंज्यूम नहीं था, बट विच कैन नॉट कंज्यूम इन ए केमिकल रिएक्शन, consumed in a chemical reaction and remains unchanged, ये सब कैरेक्टरिस्टिक है भाई, remains unchanged, called catalyst। यानी ऐसा सब्सटेंस जो क्या करे, रिएक्शन की रेट को इन्फ्लुएंस करे और ये रिएक्शन में कंज्यूम ना हो और अनचेंज हो ड्यूरिंग द रिएक्शन, कॉल्ड कैटलिस्ट। और ऐसी प्रोसेस को आप क्या कहते हैं, कैटालिसिस। एंड द फेनोमेनन आर कॉल्ड कैटालिसिस।
एंड द फेनोमेनन आर कॉल्ड कैटालिसिस। हमने आपसे कहा कैटलिस्ट टर्म क्या होता है, कैटलिस्ट टर्म का सबसे पहले इस्तेमाल किसने किया, फिर कैटलिस्ट टर्म की डेफिनेशन क्या होती है और कैटालिसिस क्या होता है। हमने बताया कैटालिसिस जो है कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होने वाली प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, कैटालिसिस कहते हैं। अगर आप इसी को ध्यान दीजिए तो हम लोग सीधे सीधे जो है कह सकते हैं, एग्जाम्पल देखिए, डिकम्पोजिशन ऑफ पोटेशियम क्लोरेट, डिकम्पोजिशन ऑफ पोटेशियम क्लोरेट बहुत कॉमन एग्जाम्पल है। पोटेशियम क्लोरेट आपने सुना होगा 2KClO3, अगर इसको मैग्नीज डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में हीट करते हैं तो ये बन जाता है, इसकी स्पीड कई गुना बढ़ जाती है और 3O, ये ठीक हो गया भाई। आपको मालूम है 1995 में जो है, सॉरी कह रहे 1936 में जब इन्होंने ये इसके बारे में जानकारी दिया कैटलिस्ट के बारे में, तो उस समय देखा गया कि तमाम केमिकल रिएक्शन ऐसे हैं जो कैटलिस्ट के द्वारा इन्फ्लुएंस होते हैं, लेकिन उन्होंने देखा कि कैटलिस्ट के कई नेचर वहां पे ऑब्जर्व किए गए, जैसे पॉजिटिव कैटलिस्ट, नेगेटिव कैटलिस्ट, होमोजीनियस कैटालिसिस, हेट्रोजीनियस कैटालिसिस, तमाम तरह के नेचर पाए गए। तो आइए देखते हैं हम लोग कैटालिस्ट के जो है या कैटालिस्ट के टाइप्स देखते हैं। अगर हम लोग देखें कैटलिस्ट जो है यहाँ पे आर ऑफ 2 टाइप्स हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, आर ऑफ 2 टाइप्स। कैटलिस्ट को हम लोग 2 टाइप्स में ऑब्जर्व करेंगे। एक को तो आपने अभी बताया पॉजिटिव कैटलिस्ट, पॉजिटिव कैटलिस्ट, और दूसरा होता है नेगेटिव कैटलिस्ट। नाम से ही पता चल गया पॉजिटिव अप्रोच। पॉजिटिव अप्रोच का मतलब जो चीज हो रही है उसी को बढ़ा दे, यानी ऐसे कैटलिस्ट जो किसी भी केमिकल रिएक्शन की रेट को बढ़ाते हैं उसे हम लोग क्या कहेंगे, पॉजिटिव कैटलिस्ट कहेंगे। और ऐसे कैटलिस्ट जो किसी भी केमिकल रिएक्शन की रेट को घटा दे उसे हम लोग क्या कहेंगे, नेगेटिव कैटलिस्ट कहेंगे। जैसे देखिए एग्जांपल हम ले रहे हैं, पहले पॉजिटिव कैटलिस्ट का एग्जांपल देखते हुए चलते हैं। आप कैटलिस्ट पूरा पढ़िए, कैटलिस्ट के बारे में जो चीजें आपको मिलनी होंगी सब इसमें आ जाएंगी भाई। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी देखते हुए चलेंगे, लेकिन कैटलिस्ट को पढ़िए ठीक से। कैटलिस्ट की बात करते हैं कि ऐसा सब्सटेंस, दोज सब्सटेंस क्या करेगा, विच इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, इंक्रीज द स्पीड ऑफ रिएक्शन कर देते हैं, स्पीड ऑफ रिएक्शन, विच इंक्रीज द स्पीड ऑफ रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव कैटलिस्ट। जैसे एग्जांपल देखिए, आपको मालूम है सल्फर डाइऑक्साइड का ऑक्सीडेशन होता है, ये प्रोसेस होता भी है, लेकिन अगर इसी में प्लैटिनम कैटलिस्ट आप यूज कर लीजिए, प्लैटिनम कैटलिस्ट यूज कर लेते हैं तो ये प्रोसेस कई गुना बढ़ जाता, तेज, कई गुना तेज बढ़ जाता। हमारा कहने का मतलब है प्लैटिनम की प्रेजेंस की वजह से आपका ये कन्वर्जन जो है ये आपका बहुत क्विक होता है। और इसे पढ़ा होगा कॉन्टैक्ट प्रोसेस में है ये भाई। कॉन्टैक्ट प्रोसेस में हम लोग क्या बनाते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। कॉन्टैक्ट प्रोसेस में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। ध्यान रखिएगा, जैसे कॉन्टैक्ट प्रोसेस में कौन सा कैटलिस्ट यूज होता है, ऐसे ही से क्वेश्चन भी आ सकते हैं। राइट द नेम ऑफ कैटलिस्ट विच यूज्ड इन द कॉन्टैक्ट प्रोसेस। तो प्लैटिनम सॉलिड, प्लैटिनम सॉलिड को यूज करते हैं हम लोग, ठीक। जैसे हैबर प्रोसेस है, हैबर प्रोसेस में भी आप अगर गौर देखिए तो यहाँ पे ये आपका है और यहाँ आयरन सॉलिड जो है वो कैटलिस्ट है, और ये बनता है अमोनिया प्रोसेस, अमोनिया गैस। और ये कौन सा प्रोसेस है, हैबर प्रोसेस। हैबर्स प्रोसेस। तो ये रिएक्शन हो गया, ये
तो ऐसे सब्सटेंस जो क्या करें, पॉजिटिव कैटलिस्ट उसे कहेंगे जो क्या करेगा, इंक्रीज करे स्पीड ऑफ रिएक्शन। अब क्या करता है पॉजिटिव कैटलिस्ट, ध्यान दीजिएगा, पॉजिटिव कैटलिस्ट जो होता है, पॉजिटिव कैटलिस्ट रिड्यूसेस द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ रिएक्शन। जो एनर्जी बैरियर होता है, एनर्जी बैरियर को क्या करता है, रिड्यूस कर देता है। और जब रिड्यूस कर देगा तो ऑटोमेटिक कहा जाता है, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ रिएक्शन क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है। ध्यान दीजिएगा, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन रिड्यूस कर रहा है, इसका मतलब है रिएक्शन क्या हो जाएगा, स्पीड अप। हम जैसे लेते हैं, आप समझिए इसको, जैसे हम एक चार्ट बना लेते हैं, उसी से आपको आइडिया हो जाएगा। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन आपने कहा डिक्रीज कर रहा, ध्यान दीजिएगा, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन डिक्रीजेस। ठीक, तो अगर ये डिक्रीज करेगा तो क्या होगा, EA/RT की वैल्यू क्या होगी, जरा बताइए तो। अरे भाई ये डिक्रीज कर, पूरी वैल्यू डिक्रीज करेगी, ये भी डिक्रीज करेगी। ठीक, पॉजिटिव है। अब अगर नेगेटिव की बात कर लें, अगर इसको लिखे तो -EA/RT। अगर ये प्लस वाला डिक्रीज कर रहा तो माइनस वाला उल्टा हो जाएगा, इंक्रीज करेगा। ध्यान दीजिएगा, ये इंक्रीज कर रहा है, अगर ये इंक्रीज कर रहा है तो e की पावर -EA/RT ये भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। e की पावर -EA/RT ये भी इंक्रीज करेगा। और अभी आपने पढ़ा क्या है फार्मूला, आर्हेनियस इक्वेशन, e की पावर -EA/RT। जब ये इंक्रीज करेगा तो ये ऑटोमेटिक इंक्रीज करेगा नहीं, e की पावर -EA/RT इंक्रीज करेगा तो k इंक्रीज करेगा, यानी k इंक्रीज करेगा, तो k क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। और जब k यानी रेट कांस्टेंट यानी रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करेगा तो स्पीड ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ये चीज हो रहा है, इतनी चीजें हो रही हैं। हमने एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन से इतनी चीजें रिजल्टेंट निकाला यहाँ पे कि पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या करता है, वो एनर्जी बैरियर जो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन रिएक्शन के लिए होता है उसको रिड्यूस करता है, और रिड्यूस करने की वजह से ही रिएक्शन स्पीड अप होता है। देखिए स्पीड ऑफ रिएक्शन इंक्रीज है, रिएक्शन की स्पीड बढ़ रही है। तो हमने आपको ये एक चार्ट के थ्रू दिखाने का प्रयास किया जिससे आपको वो आइडिया हो जाए कि क्या हो रहा है। और यही चीज नेगेटिव कैटलिस्ट में क्या करता है, नेगेटिव कैटलिस्ट में EA की वैल्यू बढ़ा देता है। जब EA बढ़ जाएगा तो ये इंक्रीज करेगा, ये डिक्रीज करेगा, ये डिक्रीज करेगा, ये डिक्रीज करेगा, और ये भी डिक्रीज करेगा। यही बात है, इसी बात को आपको समझना है बस। ठीक है, तो आइए नेगेटिव कैटलिस्ट को समझ लेते हैं। नेगेटिव कैटलिस्ट, अगर हम लोग नेगेटिव कैटलिस्ट की बात करें तो हमने बताया ना, नेगेटिव कैटलिस्ट का मतलब ऐसे सब्सटेंस जो क्या करें, रिएक्शन की स्पीड को घटा दे। ठीक, डिक्रीज द स्पीड ऑफ रिएक्शन, डिक्रीज द स्पीड ऑफ रिएक्शन, डिक्रीज द स्पीड ऑफ रिएक्शन। अगर हम लोग इसी की बात करें, एग्जाम्पल देखें, और एक अभी यही चीज हमें बता दे रहे हैं, ये करता क्या, जैसे पॉजिटिव कैटलिस्ट रिड्यूस करता है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, ये क्या करता है, इट इंक्रीजेस द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ रिएक्शन, ये ध्यान रखिएगा। और उसकी वजह से रिएक्शन स्पीड क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। रिएक्शन की जो स्पीड होगी वो स्लो हो जाएगी, ये ध्यान रखिएगा। और एग्जाम्पल सबसे कॉमन है इसका कि डीकंपोजिशन ऑफ H2O2, डीकंपोजिशन ऑफ
H2O2। अगर H2O2 का डिकम्पोजिशन आप करना चाहते हैं तो वैसे भी डिकम्पोजिशन होता है H2O2, मालूम है, ऐसे भी बिना कैटलिस्ट के होता है। 2H2O प्लस O2, ये फास्ट रिएक्शन होता है। विदाउट कैटलिस्ट जो है ये क्या होता है, फास्ट। विदाउट कैटलिस्ट ये फास्ट होता है। लेकिन अगर हम इसी में देखिए, इसी रिएक्शन को अगर हम लोग कर दें, यहां एक कैटलिस्ट है एसिटेनिलाइड, ये रिएक्शन हो जाएगा स्लो, प्रोडक्ट वही बनेगा लेकिन रिएक्शन की स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। रिएक्शन की स्पीड कम हो जाएगी, यहां पे ये ध्यान रखने वाली बात है। तो इसका मतलब है ये क्या काम कर रहा है, स्लो डाउन कर दे रहा है एक्टिविटी ऑफ जो भी डिकम्पोजिशन की टेंडेंसी है उसको स्लो डाउन कर दे रहा है। कौन, ये आपका कैटलिस्ट। ठीक है भाई, ये सीधा सीधा इसको हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं भाई। हो गया, चले आगे, हटा रहे हैं इसको। तो ये कुछ आपका हुआ कैटलिस्ट के बारे में। अब अगर इसी तरह से हम लोग कैटालिसिस को कैटेगराइज करें, हटा रहे हैं, कैटालिसिस को कैटेगराइज करें तो हम लोग कैटलिस्ट को दो तरह से कैटेगराइज, एक होमोजीनियस और एक हेट्रोजीनियस कैटालिसिस के बारे में पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ कैटालिसिस। टाइप्स ऑफ कैटालिसिस, और इसको अगर हम लोग ऑब्जर्व करें तो इसको हम लोग दो तरह से पढ़ते हैं, टू टाइप्स। एक को हम लोग कहते हैं होमोजीनियस कैटालिसिस और दूसरे को हम लोग कहते हैं हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। होमोजीनियस कैटालिसिस और हेट्रोजीनियस कैटालिसिस, ये दो तरह के हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो कैटालिसिस की अगर हम लोग चर्चा करते हैं तो कैटालिसिस में होमोजीनियस में क्या होता है पहले ये समझते हैं, फिर हेट्रोजीनियस की बात करते हैं। तो होमोजीनियस जो आपका होता है उसमें देखिए, इसमें क्या कहा गया है, जो रिएक्टेंट होंगे, जो प्रोडक्ट होंगे और जो कैटलिस्ट होंगे वो क्या होंगे, सेम फेज में होंगे। ध्यान दीजिएगा, रिएक्टेंट प्रोडक्ट एंड कैटलिस्ट आर इन द सेम फेज। ठीक, इन द सेम फेज, ये कंडीशन है। यानी अगर रिएक्टेंट गैस है, कैटलिस्ट गैस है, प्रोडक्ट गैस है, तो वो होमोजीनियस हो। तो आइए कुछ गैस फेज का एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल देखिए, पहला एग्जाम्पल हम लोग देखने चल रहे हैं इन गैस फेज। इन गैस फेज, अगर आपको याद हो ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड पढ़ा था, ठीक है, ठीक, तो वो कॉन्टैक्ट प्रोसेस और एक है होता है लेड चैम्बर प्रोसेस। इन लेड चैम्बर प्रोसेस हम लोग वहां पर भी जो है सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मेशन यहां पर भी करते हैं। ठीक है, लेड चैम्बर प्रोसेस, ये सब कॉमन बहुत प्रोसेस वेल नोन होते हैं, इसलिए इनका नाम लिया जा रहा है, क्योंकि एक नंबर क्वेश्चन वेल नोन प्रोसेस से भी पूछे जा सकते हैं कि लेड चैम्बर प्रोसेस में कौन सा कैटलिस्ट होता है, और जो है आपका कॉन्टैक्ट प्रोसेस में कौन सा कैटलिस्ट है, हैवर प्रोसेस में कौन सा कैटलिस्ट है, बेकन प्रोसेस में कौन सा कैटलिस्ट है, ठीक, बॉस प्रोसेस में कौन सा कैटलिस्ट है। ठीक, ये तमाम जो है हम लोग धीरे 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 चीजों को पढ़ते हुए चलेंगे तो चीजें आपको फेवरेबल होंगी भाई। तो यहाँ पे देखिए हम लोग करते क्या है, ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड होता है, यहां पर भी सल्फर डाइऑक्साइड का ऑक्सीडेशन होता है। O2 लिया आपने और ये कन्वर्ट हो गया SO3 में। यहां पे जो कैटलिस्ट अभी देखिए कॉन्टैक्ट प्रोसेस में यहां लेड प्लेटिनम लिया था और यहां पे आ जाएगा नाइट्रिक ऑक्साइड, ये गैस। यानी रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और कैटलिस्ट सब के सब किस फेज में है, गैस फेज में है।
इसका मतलब ये क्या हुआ, ये होमोजीनियस कैटालिसिस का कॉमन एग्जांपल, होमोजीनियस कैटालिसिस का कॉमन एग्जांपल हुआ। जैसे देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड, ये भी बाई नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड इसको यूज कर रहे हैं। तो CO का ऑक्सीडेशन वही चीज देखिए, 2CO गैस ऑक्सीडेशन होगा तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और अगर हम लोग यहां कैटलिस्ट कौन सा यूज कर रहे हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड, तो ये बन जाएगा 2CO2 गैस। ये आपका ऑक्सीडेशन हुआ। ठीक है भाई। अगर हम लोग इसी तरह से ऑब्जर्व करें लिक्विड फेज में, देखिए लिक्विड फेज में अगर हम लोग देखें, इन लिक्विड फेज, सुना होगा आपने, लिक्विड फेज में अगर हम लोग देखें, इसको फर्स्ट और सेकंड कर देते हैं, फर्स्ट सेकंड, ये बी। इन लिक्विड फेज में अगर आपको याद हो, हाइड्रोलिसिस, जितने भी हाइड्रोलिसिस होते हैं उनकी बात कर रहे हैं हम लोग। हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर, पहला तो यही कर लीजिए, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर। कई बार यूज किया है, CH3COC2H5, ये भी लिक्विड होगा, एथिल एसीटेट और प्लस वाटर है, ये भी लिक्विड होगा। इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, ये भी लिक्विड होगा। यहां जो प्रोडक्ट बनेगा एसिटिक एसिड, ये भी लिक्विड होगा। और यहां जो प्रोडक्ट दूसरा बनेगा एल्कोहल, ये भी लिक्विड होगा भाई। ये ठीक है भाई, ये भी आपका क्या होगा, लिक्विड होगा। तो ये आपका लिक्विड फेज का कॉमन एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग इसको इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह तमाम रिएक्शंस है जिनको आप नॉर्मली ऑब्जर्व करते हैं, वो फेज देख करके आप बता सकते हैं। इसी बेस में और भी रिएक्शन आप ईस्टर कई ले लीजिए, और जो है सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस कर लीजिए। तो ये तमाम इस तरह से रिएक्शन है जिनको नॉर्मली आप ऑब्जर्व करते हैं। अगर हम लोग जो है यहां बात करें हेट्रोजीनियस कैटालिसिस, हेट्रोजीनियस कैटालिसिस की बात करें, हेट्रोजीनियस कैटालिसिस की, तो इसमें क्या होता है, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, कैटलिस्ट, एनी वन आर ऑफ डिफरेंट फेज, एनी वन आर ऑफ डिफरेंट फेज। मेजॉरिटी ऑफ रिएक्शन की हम बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि होता ही, मोस्टली रिएक्शन, इन मोस्टली रिएक्शन, मोस्टली रिएक्शन, कैटलिस्ट जो होता है वो सॉलिड होता है। कैटलिस्ट यूज्ड आर इन सॉलिड स्टेट। ठीक है भाई, सॉलिड स्टेट में कैटलिस्ट रहता है, ये ध्यान रखना है। और आप जानते हैं जो रिएक्टेंट यहां पे होते हैं, रिएक्टेंट यूज्ड द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट, सरफेस ऑफ कैटलिस्ट का इस्तेमाल करते हैं। रिएक्टेंट यूज्ड द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट फॉर रिएक्शन, रिएक्शन के लिए कैटलिस्ट के सरफेस का यूज करते हैं। और इसी वजह से कहीं कहीं पे इसका नाम जो है सरफेस कैटालिसिस भी बोला जाता है, सरफेस कैटालिसिस भी बोला जाता है। ध्यान रखिएगा इस चीज को, यानी मेजॉरिटी ऑफ रिएक्शन में आप जो कैटलिस्ट यूज करते हैं वो कैटलिस्ट जो है किस फॉर्म में रहता है, सॉलिड। और जो रिएक्टेंट होते हैं इसी सॉलिड सरफेस का यूज करते हैं।
और उसकी सरफेस पे ही रिएक्शन परफॉर्म करते हैं, इसलिए इसे हम लोग दूसरा नाम भी दे सकते हैं, सरफेस कैटालिसिस। ये ध्यान रखिएगा भाई, ठीक है। अगर हम लोग इसका एग्जाम्पल देखें, सामान्य सा एग्जाम्पल बहुत यूज होता है, बहुत ज्यादा यूज होता है ऑर्गेनिक में, हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजिनेशन ऑफ इथीन इनटू या in the presence of निकिल कैटलिस्ट। निकिल कैटलिस्ट की जो है प्रेजेंस में आप यूज करते हैं और ये फाइनली डिवाइडेड लेते हैं भाई। इसको लिखना जो है, अभी आपको समझ नहीं आ रहा कि चाहे लिखे चाहे नहीं, आपका कैटलिस्ट तो लिखा ही निकिल, लेकिन आपको मालूम है जब कैटलिस्ट लिखा है कितना अंतर होता है आपको। देखिए एक छोटा सा एग्जांपल लेकर बताते हैं। अगर आपने लिखा है कैटलिस्ट निकिल और आपने लिखा फाइनली डिवाइडेड, ठीक है, पार्टिकल की साइज मान लीजिए 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर है और उसे आपने पाउडर फॉर्म में कर दिया। देखिए अंतर कितना आ रहा है, पाउडर फॉर्म में कर दिया। पार्टिकल की साइज 10⁻⁷ सेंटीमीटर हो गया, अंतर देखिएगा। और यहां सॉलिड है, ठीक है, लंप है, मतलब मान लीजिए थोड़ा बड़ा पार्ट है। तो आपको मालूम है अगर ये यहां पे 1 टाइम्स है तो यहां पे ये कम से कम 10,000 गुना बढ़ गया, इसकी रिएक्टिविटी 10,000 गुना बढ़ गई और ये लगभग 1 मिलियन टाइम्स इसकी स्पीड बढ़ गई। इतना अंतर होता है। मतलब अगर निकिल लिख रहे हैं, निकिल का पीस लिया है तो उसकी स्पीड कम है, फाइनली डिवाइडेड लिया है तो उसकी स्पीड इसकी अपेक्षा 10,000 टाइम्स बढ़ गई। और फिर अगर पाउडर फॉर्म में ले लीजिए तो उसकी स्पीड जो है 1 मिलियन टाइम्स बढ़ गई। तो ये जो लिखा जाता है, इसको जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, आपको आइडिया नहीं होगा, तब तक आपको लगेगा निकिल लिख दिया काम तमाम हो। सो आप समझ सकते हैं इसको, और उसका कारण अभी हम लोग आगे पढ़ा भी जाएगा कि क्या होता है इतना ज्यादा चेंज होने से, वो चीजें धीरे धीरे आएंगी, आपको मिलती रहेंगी। तो हमारा कहने का मतलब है हाइड्रोजिनेशन ऑफ इथीन इन द प्रेजेंस ऑफ निकिल, फाइनली डिवाइडेड लिया है तो हाइड्रोजिनेशन ऑफ, देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH2 यानी इथीन गैस हुआ, हाइड्रोजिनेशन कर रहे हैं यानी हाइड्रोजन गैस भी लिया, और ये आपने कहा फाइनली डिवाइडेड क्या है, निकिल लिया आपने, कैटलिस्ट, निकिल कैटलिस्ट ले लिया, तो ये आपका मिल जाएगा CH3 गैस के रूप में निकल गया। और ये तो सॉलिड रहेगा ही, गैस सॉलिड के रूप में कैटलिस्ट है। इसको हम लोग नॉर्मली ऑब्जर्व करते हैं, इसको नॉर्मली हम लोग ऑब्जर्व करते हैं हाइड्रोजीनियस में, जिसको आप देख भी सकते हैं। अभी आपने हैबर प्रोसेस लिया था, हैबर प्रोसेस भी पढ़ा था आपने। इन हैबर प्रोसेस, अगर हम लोग हैबर प्रोसेस की बात करें तो उसमें भी ये बातें आती है। N2 गैस है, 3H2 गैस है, और जो यहां कैटलिस्ट लिया वो क्या है, आयरन सॉलिड, और ये 2NH3 गैस का इस्तेमाल हम लोग यहाँ पे का फॉर्मेशन हो रहा है। ऐसे तमाम अभी रिएक्शन देख रहे हैं आप, जिनको आप बता सकते हैं, ठीक। ये हेट्रोजीनियस कैटालिसिस का सामान्य सा एग्जांपल हुआ। और भी अभी आपने पोटेशियम क्लोराइड का डिकम्पोजिशन पढ़ा था, पोटेशियम क्लोराइड का भी डिकम्पोजिशन पढ़ा था, जिसको देखा था आपने, ठीक है। हम लोग कुछ ऐसे रिएक्शन को देख लेते हैं जिसमें कैटलिस्ट सॉलिड हो, उसके अलावा और कौन सा चेंज होता है, आइए देखते हैं, थोड़ा रिएक्शन अलग करके देखते हैं। जैसे डिकम्पोजिशन ऑफ, अभी हमने क्या लिया, डिकम्पोजिशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड, ये भी पढ़ा हम लोगों ने।
तो ये 2KClO3, पोटेशियम क्लोराइड ये सॉलिड है। कैटलिस्ट कौन सा लिया है? MnO2, ये भी सॉलिड है। 2KCl बना, ये भी सॉलिड है। और यहां 3O2 बना, O2 किस रूप में रहेगा? गैस। तो यहां देखिए रिएक्टेंट सॉलिड, कैटलिस्ट सॉलिड, लेकिन प्रोडक्ट क्या हो गया? गैस फॉर्म। तो ये हेट्रोजीनियस का कॉमन एग्जांपल आप इसको कंसीडर कर सकते हैं भाई। ठीक है भाई। जैसे देखिए कुछ लिक्विड फेज का एग्जांपल, लिक्विड फेज का एग्जांपल हम लोग देख रहे हैं। अगर इसको ऑब्जर्व करें तो सीधे सीधे हम लोग बता सकते हैं क्या चीज? कैटलिस्ट या डिकम्पोजिशन कर रहे हैं हम लोग H2O2 का, डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2। तो आप देखिए H2O2 का डिकम्पोजिशन अगर आप कर रहे हैं तो ये आपको मिल रहा है 2H2O, H2O2 का डिकम्पोजिशन और 2H2O और क्या बनेगा? O2, 2H2O और प्लस O2। तो ये लिक्विड लिया, लिक्विड, और ये क्या बन गया? गैस। और ये आपका कौन सा कैटलिस्ट हो गया? सॉलिड। अंतर हो गया। रिएक्टेंट प्रोडक्ट सभी आप देख रहे हैं अलग अलग हो गया। इस तरह तमाम जो है आप लिक्विड फेज का एग्जांपल लेकर के भी बता सकते हैं। ठीक है। ये आपका कुछ होमोजीनियस और हाइड्रोजीनियस के बारे में है। अब आइए कुछ चलते हैं इसके बारे में, और भी चीजें हैं जिनको हम लोग पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा जनरल कैरेक्टरिस्टिक पढ़ते हैं कैटलाइज रिएक्शन। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैटलाइज्ड रिएक्शन। कैटलाइज्ड रिएक्शन की बात हो रही, जनरल कैरेक्टरिस्टिक इसकी। ठीक है भाई। और इसी में सबसे पहला आप जानते हैं, आपको मालूम है कैटलिस्ट जो होते हैं रिमेन्स अनचेंज्ड ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। ये कैटलिस्ट की डेफिनेशन में भी यूज हुआ था। यानी अगर आप किसी केमिकल रिएक्शन को प्रोसीड कर रहे हैं और उस केमिकल रिएक्शन में अगर कैटलिस्ट इस्तेमाल हुआ है तो कैटलिस्ट का जो अमाउंट केमिकल कंपोजिशन है उसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए। फिजिकल स्टेट चेंज हो सकता है, कलर्स चेंज हो सकता है, लेकिन केमिकल कंपोजिशन में कोई परिवर्तन नहीं होनी चाहिए। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। यानी हमने क्या कहा? कैटलिस्ट रिमेन्स अनचेंज्ड। पहला इसका यही पॉइंट है, द कैटलिस्ट remains unchanged during the reaction, हम एग्जाम्पल लेकर आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। हो सकता है आपको उससे आइडिया भी हो जाए। ठीक है, आइडिया हो जाएगा तो बड़ी अच्छी बात है। समझिएगा, अभी आपने डिकम्पोजिशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड पढ़ा, वही रिएक्शन लेते हैं, उससे आपको आइडिया हो जाएगा, क्योंकि दिमाग में आपके आएगा ये बात। अब आप समझ रहे होंगे कितना इंपॉर्टेंट है सॉलिड लिखना, गैस लिखना। धीरे धीरे चीजों की इंपॉर्टेंस आपको समझ में आएगी। शुरुआत में आप नहीं लिखते उसका स्टेट तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन धीरे धीरे आपको समझ में आएगी। तो अगर आप देखिए, जो यहां कैटलिस्ट की बात करते हैं, कैटलिस्ट इसकी बात कर रहे हैं, बिफोर रिएक्शन आप जानते हैं ये कोर्स पार्टिकल होता है, थोड़ा सा बड़े बड़े पार्टिकल दानेदार दिखाई देते हैं, ब्लैक इन कलर होता है, ब्लैक इन कलर होता है। MnO2 जानते हैं ड्राई सेल में यूज होता है, और जो ब्लैक कलर का होता है, अगर आपने लैब में भी देखा होगा या पुराने जमाने में जो हम लोग बोर्ड को काला करने के लिए इस्तेमाल करते थे,
केमिकल्स का, तो वो MnO2 ही था, जिसको आप पानी में घोल करके जो है फिर उसके बाद बोर्ड को आप क्या करते थे, बोर्ड को काला करते थे। तो MnO2 वही चीज है भाई, उसी चीज को हम लोग ऑब्जर्व करें। तो बिफोर रिएक्शन हमने कहा ये चीज है, और आफ्टर रिएक्शन अब देखिए, आफ्टर रिएक्शन क्या हो जाएगा, जो कोर्स पार्टिकल है वो पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। जो कोर्स पार्टिकल हमने आपको दिखाया है वो क्या हो जाएगा, पाउडर फॉर्म। आफ्टर रिएक्शन जो कोर्स पार्टिकल है वो पाउडर फॉर्म में आ गया, और जो ब्लैक था व्हाइट इन कलर हो, व्हाइट इन कलर हो। ठीक है भाई, इसको हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं इस चीज को। देखिए इसको ध्यान से, हुआ भाई। तो आप जानते हैं, लेकिन केमिकल कंपोजिशन इसका क्या रहेगा, केमिकल कंपोजिशन रिमेन्स सेम, रिमेन्स सेम। केमिकल कंपोजिशन जो रहेगा वो चेंज नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो ये आपका जो है कैटलिस्ट रिमेन्स अनचेंज ड्यूरिंग द रिएक्शन। हमने बताया ना, ये सब कौन सी प्रॉपर्टी है, ये सब फिजिकल प्रॉपर्टी है। फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज हो सकता है, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी में कोई चेंज यहाँ पे कहा जाता है। कैटलिस्ट का स्मॉल अमाउंट ही किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए सफिशियंट होती है। ऐसा नहीं कि आप जहां 1 मिलीग्राम हो वहां 1 ग्राम डाल देंगे तो वो स्पीड को बढ़ा देगा बहुत ज्यादा, ऐसा नहीं। स्मॉल अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट आर नीडेड फॉर द रिएक्शन। दूसरा पॉइंट यही है, स्मॉल अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट इज नीडेड, स्मॉल amount of catalyst is needed for the reaction, ठीक है भाई। जैसे हम एग्जांपल ले रहे हैं, आपको आइडिया हो जाएगा। 2H2 गैस है और प्लस O2 गैस, 2H2 गैस है और क्या है, O2 गैस है। ये आपस में रिएक्शन करे, 2H2O बना दे, 2H2O का फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक, आपको मालूम है इसमें कितना जरूरत पड़ती है, 1 मिलीग्राम प्लेटिनम, 1 मिलीग्राम प्लेटिनम की जरूरत पड़ती है इसको पूरा करने के लिए। 1 मिलीग्राम प्लेटिनम रिक्वायर्ड फॉर रिएक्शन। ठीक है भाई, 1 मिलीग्राम प्लेटिनम, वो भी फाइन प्लेटिनम, फाइन प्लेटिनम पाउडर इन 2.5 लीटर रिएक्शन मिक्सचर। यानी जो रिएक्शन मिक्सचर है, अगर इस रिएक्शन मिक्सचर का 2.5 लीटर फ्लास्क में आपने लिया है, 2.5 लीटर फ्लास्क में आपने लिया है, फाइन पाउडर आप ऐड कर दीजिए, इस रिएक्शन की स्पीड जो है कई हजार गुना बढ़ जाती है। ठीक है, इसी तरह से हम लोग देखिए दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं, Na2SO3 और प्लस O2। अगर इसमें जो है हम लोग 1 ग्राम कापर ले रहे हैं, 1 ग्राम कापर आयन, 1 ग्राम कापर 2 प्लस आयन इन 1 लीटर रिएक्शन मिक्सचर आप ले रहे हैं, तो ये रिएक्शन की स्पीड को कई गुना बढ़ा दे रहा है। देख रहे हैं, ये 1 ग्राम है, ये 1 मिलीग्राम है। तो इतना कम रिएजेंट लेने पर भी जो है कैटलिस्ट क्या कर रहा है, रिएक्शन की स्पीड को बूस्ट अप कर दे रहा है कई हजार गुना टाइम्स। ठीक है, तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि कैटलिस्ट के लिए ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा है, जैसे कहावत है ना, ज्यादा खाओगे ज्यादा मोटे होगे, ऐसा नहीं। कोई कम भी खाता है या बहुत ज्यादा खाता तब भी दुबला पतला रहता है, कोई बहुत ज्यादा खाता है तब भी, या बहुत कम खाता है तब भी उसकी साइज अब हमेशा दिखाई देती है, ठीक ठाक लगता है। तो ऐसा नहीं, यहाँ पे अमाउंट पे डिपेंड नहीं कर रहा है कैटलिस्ट की एक्टिविटी, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है
हो गया भैया। आपको मालूम है कैटलिस्ट जो है का काम ये होता है कि रिएक्शन हो रही हो और रिएक्शन हो रही हो उसकी स्पीड को बढ़ा देना। अब अगर रिएजेंट के प्रेजेंस में अगर कैटलिस्ट का काम ये नहीं है कि रिएक्शन को इनिशिएट स्टार्ट कर सके, ठीक है। ए कैटलिस्ट डज नॉट स्टार्ट ए केमिकल रिएक्शन। कैटलिस्ट डज नॉट स्टार्ट ए केमिकल रिएक्शन मतलब आप समझिए जैसे दो रिएजेंट हैं, वो आपस में रिएक्शन नहीं कर रहे हैं, कैटलिस्ट मिलाया रिएक्शन होने लगा, ऐसा नहीं। रिएजेंट आपस में रिएक्शन कर रहे हैं, चाहे बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटी, बहुत ही स्मॉल रेट से, और वो जो है कैटलिस्ट मिलाने पर उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। जैसे एक कॉमन एग्जांपल लेते हैं, हम लोग मित्र लोग एक दूसरे के साथ बैठते हैं, बातचीत करते हैं, तो 3 मित्रों का ग्रुप है, 2 लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं और किसी बात पे तू मैं हो रही, तो तीसरे वाले ने उसमें क्या किया, कैटलिस्ट का कैसे काम कर रहा है, जैसे उसने कहा यार तुम तो ऐसे बोलते रहते हो, तुम ऐसे बोलते रहते हो, दूसरे ने कहा अरे तुम भी तो वहां बैठ के ऐसे बोल रहे थे, तो तीसरे वाले का इस्तेमाल देखिए कैसा होना शुरू हुआ। उसने कहा यार उस दिन परसों तो ये तुमको उल्टा सीधा बोल रहा था, तो उसको तैस तो आएगा ही, यानी अब देखिए वो कैटलाइज का काम कर रहा है। उसने कहा परसों तो तुम ऐसे ही बोल रहे थे इनको, तो उसको लगेगा कि अरे तुम यार ऐसे कैसे कह रहे हो। फिर जो कैटलिस्ट है वो फिर उस दूसरे वाले से कह रहा है अरे यार तुम भी तो उस दिन ऐसे कह रहे थे। बस क्या हुआ, दोनों को इनिशिएट किया और दोनों की बातचीत गहमा गहमी बढ़ रही, और एक स्टेज ऐसा आएगा कि गहमा गहमी तड़ी तड़ा पे हो जाएगी, और तड़ी तड़ा के बाद क्या होता है आप जानते हैं। तो ये स्पीड बढ़ गई, लेकिन 2 मित्र हैं और तीसरा कैटलिस्ट है। 2 मित्र हैं सिर्फ अपने पढ़ने लिखने से मतलब रखते हैं, और तीसरा आकर कह रहा यार तुमको वो ऐसा कह रहा है जाने दो, तुमको वो ऐसा कह रहा है जाने दो, मतलब रिएक्शन नहीं हो रही थी, बातचीत नहीं हो रही थी। कैटलिस्ट बार बार एक्टिवेट कर रहा था कि तुमको ऐसा कह रहा है, तुमको ऐसा कह रहा है, कोई मतलब नहीं, वो अपने पढ़ने में व्यस्त है, यानी अपनी एनर्जी का सही डायरेक्शन में इस्तेमाल कर रहे हैं, लड़ाई झगड़े में इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो इसका मतलब है वहां रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं होगा, तड़ी तड़ा वहां शुरू नहीं हो। बात समझ में आया। तो यही काम यहाँ पे कैटलिस्ट का काम है कि कैटलिस्ट रिएक्शन हो रहा हो तो उसे इनिशिएट कर देगा, लेकिन रिएक्शन स्टार्ट नहीं करेगा, ये ध्यान रखिएगा इस चीज को, ठीक है। मतलब कैटलिस्ट डज नॉट इनिशिएट ए केमिकल रिएक्शन, चाहे इनिशिएट कहिए, इनिशिएट मतलब शुरुआत नहीं कर सकता, या स्टार्ट ए केमिकल रिएक्शन, ठीक है। कैटलिस्ट के बारे में कहा जाता है, जो कैटलिस्ट है, द कैटलिस्ट आर स्पेसिफिक इन नेचर। स्पेसिफिक इन नेचर का मतलब समझ आया ना, ऐसा नहीं चाहे जो कैटलिस्ट जहां भी यूज कर लीजिए हो जाएगा। कैटलिस्ट की प्रेजेंस में जो बनने वाले प्रोडक्ट होते हैं वो फिक्स होते हैं। अभी हम आपको एग्जांपल देते हैं, जैसे आप देखिए फार्मिक एसिड है, फार्मिक एसिड इसे कहते हैं, और हम यहां कैटलिस्ट अलग अलग ले रहे हैं, और इसका देखिए नेचर ऑफ प्रोडक्ट भी अलग अलग होगा, ध्यान दीजिएगा। पहला कैटलिस्ट ले रहे हैं कॉपर, या कहीं कहीं जिंक ऑक्साइड भी यूज कर सकते हैं। कॉपर या जिंक ऑक्साइड यूज कर रहे हैं, तो ये जानते किस में कन्वर्ट हो जाएगा, H2 और प्लस CO2 में, H2 और CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। H2 और CO2 में कन्वर्ट हो जा रहा है, ये यहां पे सिचुएशन क्रिएट हो रही है। लेकिन अगर एल्यूमिना हमने यूज कर दिया, Al2O3 या टाइटेनियम ऑक्साइड यूज कर लिया, तो यहां पे प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा। आपको यहाँ पे प्रोडक्ट हो जाएगा यहाँ पे H2O और प्लस CO। आप खुद देखिए फार्मिक एसिड का ही डिकम्पोजिशन हो रहा है, नेचर ऑफ प्रोडक्ट अलग है। कैटलिस्ट अगर अलग है तो नेचर ऑफ प्रोडक्ट भी क्या है, अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। इस चीज को आप ऑब्जर्व कर सकते हैं भाई, ठीक है भाई। ऐसे और देखिए, अगर हम CO और H2 ले लें, CO और H2 ले लें, तो CO और H2 लेने के बाद अगर आप ध्यान दीजिए, निकिल यूज करिए, निकिल यूज करिए और आप जिंक ऑक्साइड यूज करिए, दोनों के प्रेजेंस में अलग अलग रिएक्शन होगा भाई। एक में मीथेन बनेगा और एक में मिथेनॉल बन जाएगा।
अंतर देख रहे हैं, एक में मेथेन बन रहा है और एक में मेथेनॉल बन रहा है। अब यहां पे देखिए, इसके लिए रिएक्टेंट का जो मिक्सचर होगा, रिएक्टेंट जो रेशियो होगा वो रेशियो कैसा होगा, एक कार्बन है यानी 1:3, यानी 1 मोल ये 3 मोल ये, और यहां पे क्या होगा 1:2। बस अंतर ये, रिएक्टेंट का अमाउंट 1 और 3 का अनुपात लेंगे, 1 इसको 3 इसको, तो ये बनेगा, और कैटलिस्ट ये हो, 1 इसको 2 इसको, कैटलिस्ट ये हो, तो ये बनेगा। तो कहने का मतलब कैटलिस्ट जो होता है वो स्पेसिफिक इन नेचर होता है, ये ध्यान रखिए आप, ठीक है भाई। हम लोग यहाँ पे ये भी ऑब्जर्व करने चल रहे हैं, कैटलिस्ट जो होता है वो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी को अफेक्ट नहीं करता है। कैटलिस्ट डज नॉट अफेक्ट द, एक कैटलिस्ट डज नॉट अफेक्ट द थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी। और थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी में आप जानते हैं क्या क्या चीज आएगा, ठीक है। थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, डेल्टा जी, डेल्टा एच, डेल्टा एस, ये सभी चीजें आती हैं। तो इन सभी चीजों को मतलब प्रभावित नहीं करेगा। जैसे एंथैल्पी हुआ, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन में कोई चेंज नहीं करता, दैट इज एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, ठीक। एंट्रोपी ऑफ रिएक्शन, एंट्रोपी एंड फ्री एनर्जी, फ्री एनर्जी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इसको भी ले लेते हैं इसमें, ठीक है भाई। जैसे देखिए, अगर आप किसी भी केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं, किसी भी केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं, तो आपको ये तो मालूम ही है कि जैसे रिएक्शन हो रहा है, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, और ये एनर्जी, ये रिएक्टेंट है, ये आपका प्रोडक्ट है, ये आपका यहाँ पे है एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट और एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। इनके बीच में जो एनर्जी डिफरेंस होगा उसे क्या कहते हैं, डेल्टा एच, ठीक। इसमें कोई भी चेंज नहीं होता है, इसमें डेल्टा एच में कोई भी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन में कोई चेंज नहीं होता है। और जब डेल्टा एच में कोई चेंज नहीं हो रहा है तो सीधे सीधे हम लोग कहेंगे कि जो भी थर्मो, जैसे देखिए डेल्टा एच में चेंज नहीं हो रहा है तो डेल्टा जी बराबर माइनस आई टी लॉग के। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में भी चेंज नहीं होता है, क्योंकि कहा जाता है ना, रिएक्टेंट अगर भाई तेजी से भाग रहा फॉरवर्ड, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, और ये हो जाएगा रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। यही तो कह रहे हैं। कैटलिस्ट क्या करता है, दोनों को इक्वल मैग्नीट्यूड में बढ़ाता है। कैटलिस्ट अल्टर इक्वली इन बोथ साइड, ठीक है। देयरफॉर के इज कांस्टेंट, के क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। और अगर के कांस्टेंट होगा डेल्टा जी ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो सीधे सीधे आप इतना समझिए, डज नॉट अफेक्ट द थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी को ये अफेक्ट नहीं करता है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। कैटलिस्ट जो होता है वो साथ ही साथ हमेशा ध्यान रखिएगा कैटलिस्ट की जो एक्टिविटी है वो इन्फ्लुएंस्ड होती है। कैटलिस्ट एक्टिविटी enhanced by substance
उसे आप क्या कहते हैं? प्रमोटर कहते हैं। अभी पढ़ा जाएगा प्रमोटर के बारे में, उसे हम लोग प्रमोटर कहते हैं। ये सब चीजें अभी आएंगी तो देखा जाएगा। कैटलिस्ट की जो एक्टिविटी होती है वो हमेशा ध्यान रखिएगा एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे मैक्सिमम होती है। कैटलिस्ट एक्टिविटी रिड्यूस्ड भी होती है, जानते हैं, बाय सब्सटेंस, उसे हम लोग कहते हैं कैटालिटिक पॉइजन्स। इसको भी अभी पढ़ा जाएगा ठीक से अलग से, अभी यहां बस जाने रहिए। कैटालिटिक पॉइजन्स, कैटलिस्ट की जो एक्टिविटी होती है मैक्सिमम होती है एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, और उसे हम लोग क्या कहते हैं? कॉल्ड ऑप्टिमम टेम्परेचर। कैटलिस्ट की जो एक्टिविटी होती है वो मैक्सिमम होती है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? ऑप्टिमम टेम्परेचर। जैसे कैटलिस्ट है, जैसे नॉर्मली जो रिएक्शन होते हैं नॉर्मली 298 केल्विन पे होते हैं, तो लगभग 25 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच में जो कैटलिस्ट है वो अच्छे से एक्टिविटी करते हैं, अच्छे से काम करते हैं। तो इसलिए उस टेम्परेचर को हम लोग क्या कहते हैं? ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं। भाई ये ध्यान रखिएगा, हुआ भाई। और आपको मालूम है कैटलिस्ट जो है कभी भी नेचर ऑफ प्रोडक्ट को अल्टर नहीं करता है। कैटलिस्ट कैन नॉट अल्टर द नेचर ऑफ प्रोडक्ट। नेचर ऑफ प्रोडक्ट को अल्टर कभी नहीं करता। नेचर ऑफ प्रोडक्ट को कभी भी कैटलिस्ट अल्टर नहीं करता, ये ध्यान रखिएगा आप। कैटलिस्ट डज नॉट अल्टर द नेचर ऑफ प्रोडक्ट। ये कैटलाइज रिएक्शन के कुछ एक जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स थे जिनको आप नॉर्मली आप पढ़ते भी हैं, जानते भी हैं, इसको आपको जानना भी चाहिए। ठीक है भाई। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा प्रमोटर के बारे में, क्योंकि ये प्रमोटर है, इसके बारे में थोड़ा जानते हैं, फिर इसके बारे में जानते हैं। ऐसे ऐसे आकर के प्रमोटर देखिए, फिर आगे की बातें नेक्स्ट डे पढ़ा जाएगा। थोड़ा प्रमोटर के बारे में पढ़ लेते हैं। प्रमोटर सुना होगा आपने, प्रमोटर काफी पूछा भी जाता है ये। प्रमोटर नाम ही है प्रमोट करना। किसको प्रमोट करेगा? किसको प्रमोट करेगा आप समझने का प्रयास करिए। कोई रिएक्शन हो रहा है, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हो रहा है, और प्रमोटर मिला दीजिए तो जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी है उसी को बढ़ा देगा। कैटलिस्ट की एक्टिविटी को अगर जो है कोई सब्सटेंस बढ़ा दे तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? प्रमोटर कहेंगे। ठीक, जैसे प्रमोटर को समझने के लिए आजकल की युवा पीढ़ी का एक एग्जाम्पल लेते हैं। आजकल की युवा पीढ़ी का एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे सपोज करिए जो बहुत कॉमन नेम चल रहा है उसी को लीजिए, बहुत कॉमन नेम चल रहा है उसी को लीजिए। जैसे मान लीजिए कॉमन नेम कौन चल रहा है ज्यादातर आजकल? प्रखर बहुत चल रहा है। चलो प्रखर बहुत नाम चल रहा है, प्रखर का ही एग्जाम्पल लेते हैं। प्रखर है, पढ़ने में बहुत होशियार है, खेलने कूदने में भी होशियार है, गेम हो रहा हो, ठीक, और उनके बिना उनके स्कूल की टीम जो है जीत नहीं सकती। उनके बिना उनके स्कूल की टीम जीत नहीं सकती। रोज वो खेलते थे, जीतते थे, और जीतते थे लोग अप्रिसिएट करते थे। ठीक है। अब एक दिन गेम हो रहा है, अचानक उनकी गर्लफ्रेंड आकर बैठ गई। जो उनकी गर्लफ्रेंड है वो स्पेशल आदमी आकर के बैठ गया। अब प्रखर के उस दिन थोड़ा सा अलग तरह की इंटरनल एनर्जी डेवलप करेगी। वो अंदर ही अंदर सोचेंगे आज कुछ ऐसा कर दिया जाए कि जिससे वो काफी इन्फ्लुएंस्ड हो जाए। जैसे रोहित शर्मा के बारे में आपने सुना होगा, रोहित शर्मा की वाइफ जब जाती है तो उस दिन वो ज्यादा अच्छा ही कुछ खेल लेते हैं, तो उनके लिए क्या काम करती है? प्रमोटर। तो प्रखर ने उस दिन जो है इतना एक्टिवेट हो गए, अपने आप इतना ज्यादा एक्टिवेट हो गए कि उस दिन जो टीम 2 गोल से जीती थी, 2 विकेट से जीती थी, उस दिन जो है 4-5 गोल से जीत रही। इसका मतलब है उसके आने से प्रखर की जो एक्टिविटी है वो क्या हो गई? बढ़ गई। अब प्रखर कैटलिस्ट था अपनी टीम के लिए, ठीक है, और उसकी गर्लफ्रेंड क्या हो गई? प्रमोटर। ठीक, तो इसी तरह से अगर हम लोग माने इसको तो एक सिंपल डेफिनेशन क्या होगा
कैटलिस्ट फॉर कैटलिस्ट, जो कैटलिस्ट के लिए कैटलिस्ट हो उसे हम लोग क्या कहेंगे? प्रमोटर। कैटलिस्ट कौन? प्रखर। और कैटलिस्ट के लिए कैटलिस्ट कौन है? गर्लफ्रेंड की बात जो हो रही है उसी को आपने प्रमोटर कहा। यानी इसको तो एक लाइन में ऐसे बोल सकते हैं, या कहिए दोज सब्सटेंस which enhances the activity of catalyst called promoter. Those substance which enhances the activity of catalyst are called promoter की बात कर रहे हैं। जैसे आपने सुना होगा हैबर प्रोसेस, एग्जाम्पल सबसे हैबर प्रोसेस। हैबर प्रोसेस आपने सुना है। N2 गैस, बहुत से एग्जाम्पल, हम ज्यादा एग्जाम्पल लेंगे नहीं, बस इसको आपको समझा करके आगे बढ़ेंगे क्योंकि टाइम बहुत भाग रहा है। 2NH3 गैस, अगर आपको याद हो इसमें जो कैटलिस्ट होता है वो आयरन होता है। ये सब याद रहना चाहिए आपको। आयरन सॉलिड जो होता है ये कैटलिस्ट, आयरन सॉलिड जो है ये कैटलिस्ट है। अगर इसी में मॉलिब्डेनम ऑक्साइड मिला दीजिए, या मॉलिब्डेनम या एल्युमिनियम ऑक्साइड, मॉलिब्डेनम या एल्युमिनियम ऑक्साइड मिला दीजिए तो ये क्या है? यहां पे प्रमोटर। ये क्या करेंगे? स्पीड अप द एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट। स्पीड अप द एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट, इसी को हम लोग क्या कह रहे हैं? प्रमोटर कह रहे हैं। अभी प्रमोटर के बारे में पढ़ा भी जाएगा थोड़ा से, और भी चीजें। पहले तो इसको समझिए प्रमोटर का। ठीक है भाई। तो हमने क्या कहा कि अगर ये रिएक्शन हो रहा है, और आप जानते हैं हैबर प्रोसेस में ये मिलाया भी जाता है जिससे कि रिएक्शन की स्पीड बढ़ जाए। जो रिएक्शन कई घंटों में हो रहा है, अगर वो विद इन मिनट हो जाए तो हमारा टाइम बचेगा, हम दूसरे बारे में सोचना शुरू करेंगे। और अगर रिएक्शन हो रहा है उसी के बारे में आप सोच रहे हैं तो फिर आगे की प्रोसीडिंग नहीं हो पाती, ये ध्यान रखिएगा। तो यहां पे हमने कहा, अब यहां क्वेश्चन उठता है कैसे प्रमोटर, आखिर कैसे प्रमोट करता, कैसे है काम करता। इतनी बातों को पढ़ डालिए, बाकी की बातें नेक्स्ट डे। थैंक यू।